Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we are doing physics on this channel, and in this particular series we are solving question paper of Master Cadet that was held on 10th of January 2021, and today is its second lecture, and we have already solved 10 question in previous video, or part 1 you can say, and today is second part of this question paper. So let's start our today's lecture. If you haven't watched the previous lecture, so go watch that lecture first and then proceed with this one. Or if you have already solved the question paper, then you can skip this particular series of solving question paper, or you can proceed with your syllabus. Okay, so let's start our today's lecture. So first question, or can say 11th question in this particular series that I'm going to solve, is the unit of susceptibility. तो ससेप्टिबिलिटी के यूनिट्स के बारे में पूछा था. तो अगर आपको ऑप्शंस देखिए जो हमें गिवन है, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन जो हमें गिवन है दैट इज़ एम्पियर. तो एम्पियर हमें पता है करंट की यूनिट है, और वेबर इज़ यूनिट्स ऑफ फ्लक्स, एंड देन हेनरी पर मीटर. तो ये किसके यूनिट हैं? परमिएबिलिटी के. आफ्टर दैट नील, मतलब कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट्स. तो यही एक ऑप्शन बचती है, बिकॉज वी नो कि ये तीनों किसके यूनिट है. तो फिर ये किसके यूनिट हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ वन पता चल जाएगा. ये तो बाय ऑप्शंस की बात हो गई कि हाँ बाय ऑप्शंस हम कैसे कर सकते हैं. लेकिन अगर पूछ ले डायरेक्टली ससेप्टिबिलिटी की यूनिट क्या है, तो हमें पता है कि वो यूनिटलेस क्वांटिटी है. तो ओनली क्वांटिटी दैट इज़ गिवन हियर, जो यूनिटलेस है वो ससेप्टिबिलिटी है, बाकी सब के यूनिट हमें पता है. ओके, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? नील, मतलब कोई यूनिट नहीं है इसका. अब एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक. अब नॉन पोलर क्या होते हैं, हम सबको पता है. नॉन पोलर जिसके पोल्स नहीं बनते. पोल्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन नहीं होती, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन नहीं होनी. अब वाटर की बात करूँ मैं, H2O, ठीक है, H2O की बात करूं अगर मैं, तो ये पोल्स बनाता है, बिकॉज इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है. जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो यहाँ पे पोल्स डेवलप हो जाते हैं, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव. सिमिलरली HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिमिलरली देयर इज़ नेगेटिव, देयर इज़ पॉजिटिव, मतलब पोल्स जनरेट हो रहे हैं इन दोनों के बीच. Okay, and then sulfur dioxide, SO2, sulfur dioxide, and there is also poles. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट होगा तो पोल्स की जनरेशन होगी, और अगर पोल्स की जनरेशन होगी मतलब वो पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक होगा, नॉट पोलर होगा, नॉन पोलर नहीं होगा. अब नॉन पोलर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज़ ऑक्सीजन. मतलब ऑक्सीजन में जो है हमारा जो दोनों एटम्स हैं उनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो दोनों सेम एटम्स हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होने के कारण इनमें कोई भी पोल जनरेट नहीं होते, नो पोल जनरेशन, जिसकी वजह से ओनली ऑप्शन जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है दैट इज़ फोर्थ वन, विच इज़ ऑक्सीजन. मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है जो नॉन पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक है. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, और कैन से 13th क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑसिलेटर्स द एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम. अब एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करना है, तो टाइम के साथ वही एम्पलीट्यूड या वही चीज़ें वेरी करती हैं जिसमें डैम्पिंग होती है, या जिसमें फ्रिक्शन होती है, जिसमें कोई चीज़ ओपोज कर रही होती है. जैसे वी कैन से जैसे हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम है, अगर हम उसको आइडियल कंडीशन में रखें, मतलब प्रॉपर एक वैक्यूम में रखें, तो वो हमेशा, अगर हम एक बार उसको ऑसिलेशन देकर छोड़ दें तो वो हमेशा के लिए ही चलता रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. जो हम नॉर्मल कंडीशंस में रखते हैं, अगर हम ऐसे ही स्लैब पर या टेबल पर या बेंच पर उसे ऐसे पेंडुलम को रख दें और छोड़ दें, तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो बंद हो जाएगा. तो उसे ओपोज कौन कर रहा है? उसको फ्रिक्शन लग रही है, जो हमारा एटमॉस्फेयर उसके अराउंड है, इर्द गिर्द उसके एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, एयर है,
वो उसको ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रही है, मतलब उसको डैम्पिंग मिल रही है, डैम्प हो रहा है, वो अनडैम्प्ड नहीं है, फोर्स्ड भी नहीं है। तो फिर ओनली ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज डैम्प्ड, विच इज सेकेंड वन। ठीक है, सो डैम्प्ड ऑसिलेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम। सो जैसे मैंने एग्जाम्पल ली, अब ऐसे हैं जो हमारा एम्पलीट्यूड मूव कर रहा है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम अगर मान लूँ मैं 5 सेकेंड के बाद ये यहाँ से यहाँ ही वेरी करेगा सिर्फ, और कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, लेट्स से आफ्टर 5 सेकेंड। तो ये जो मतलब इसको अपोज मिल रहा है, ये इसे हम बोलते हैं डैम्पिंग, और कैन से ये जो ऑसिलेटर है क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेटर है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, उसमें हमने 5 सीरीज भी पढ़ रखी हैं। 5 सीरीज कौन कौन सी हैं? लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड। हमने ये 5 सीरीज पढ़ रखी हैं, और ये किस किस रीजन में लाई करती हैं ये भी हमको पता है। लेमन है जो यूवी में मतलब अल्ट्रावायलेट में, देन बामर विजिबल में, उसके बाद आईआर इंफ्रारेड। ओके, ये तीनों जो हैं ये इंफ्रारेड में है, और विजिबल में सिर्फ एक ही लाई करती है, दैट इज बाल्मर, और लेमन में है अल्ट्रावायलेट। अब उन्होंने पूछा क्या है, अब पूछा है कि विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज़ वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज। अब विजिबल रेंज में सिर्फ एक ही लाई करती है, दैट इज बामर। तो इसका तो सीधा आंसर आ गया बामर। ओके, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल्स अब इन 2p ऑर्बिटल। अब 2p ऑर्बिटल की बात करूं, सबसे पहले p ऑर्बिटल, अगर मैं बात करूं p ऑर्बिटल, कोई भी p ऑर्बिटल, सब एस से स्टार्ट करते हैं, एस। तो ये हम कभी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो हम s को ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद p को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। उसके बाद d को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। कोई भी हो, 1s हो या 2s हो, हमने ऐसे ही लिखना है। 2p हो, 3p हो, 4p हो, मतलब ये क्या है, ऑर्बिटल की डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी, 3 ही होनी है। p में हो 3 ही ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है वो 3 ही होनी है। ये मैं थ्योरेटिकल वे से समझा रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने को एट अ टाइम न्यूमेरिकल, मतलब क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो कैसे करना है। अब d आ गया, 2d कह लो, 3d कह लो, 4d कह लो, कोई भी d कह लो, तो ये 5 स्प्लिटिंग्स होनी है, ऑर्बिटल 5 में होनी है। मतलब ये देखकर बिना पेन कॉपी लगाए अगर आपने आंसर देना हो तो स्प्लिटिंग ऑफ 2p हमें पता है कितनी है, 3। अब कई बार ये स्ट्राइक नहीं करता, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्प्लिटिंग पूछिए ऑर्बिटल की तो ये थोड़े ना आएगा, या ये स्ट्राइक ही नहीं करेगा माइंड में, तो क्या कर लेना, फिर फॉर्मूला लगा लेना, सिंपल सी बात। 2p है तो n इसमें क्या है, 2, L इसमें क्या है हमें पता है, SPD 0 1 2, ये पता है हमको। तो इसके लिए क्या हो गया, L की वैल्यू 1 आ गई, 2 × 1 + 1, तो ये क्या आ गया, 2 + 1 दैट इज 3। ओके, 3 तब भी आंसर आ गया 3, दोनों वे से कर लिया हमने। ठीक है, इसका आंसर आ गया 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the electron in hydrogen atom jumps from third to second orbit, the wavelength of the emitted radiation is। अब हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो फार्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए इसमें, और वेवलेंथ पूछा है तो हमें एक फार्मूला याद है, हम एक करवाते होते थे +1 में, दैट इज़ वेव नंबर का फार्मूला था। तो वेव नंबर हमें पता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ पूछा है, ये बात याद रखना, वेवलेंथ और वेव नंबर में रिलेशन क्या है वो भी मैं बात करती हूँ बाद में। लेकिन इसका होता था 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, तो n1 क्या है, 3 से सेकंड में जंप करा है उसने।
ठीक है। तो 9 माइनस 1/4, 9 36, 9 4 36, तो 4 माइनस 9 और 5/36, ये मेरे हिसाब से मोड में होगा। ओके, और मॉड में होगा, या फिर कह लो हाँ, एक और इसमें कंडीशन होती है कि n2 जो होता है वो हमेशा n1 से ग्रेटर होता है। तो फिर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे r इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/9। ओके, तो मतलब सिर्फ साइन का फ़र्क आ रहा है, तो साइन के लिए हमने करा है। और 9 4 9 माइनस 4, 5r/36। अब अगर मैं बात करूँ 5r/36, ऑप्शन में हमारे है 5r/36, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। ये हमने वेव नंबर निकाला है। जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में होता है तो हड़बड़ी में उसने लगा देना, ये मेरे को पक्का पता है, इसने लगा देना बच्चों ने, लेकिन हमने रिलेशन फाइंड करना है वेव लेंथ और क्या कर लें वेव नंबर में। हमें पता है दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अब वेव लेंथ क्या होगी 36/5r, तो वो भी ऑप्शन गिवन है। तो फिर ये ध्यान में रखना पूछा क्या हुआ और हम बता क्या रहे हैं। ओके, तो दोनों ऑप्शंस गिवन है, 5r/36 और 36/5r। तो अगर बच्चे को ये वाला रिलेशन नहीं पता तो भी गया, और अगर इसकी जगह ही लैम्डा लिख दिया तो भी गया, तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो जानी है। ओके, अगला हम बात कर लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक है, प्रिमिटिव है, मिनिमम वॉल्यूम है, हमें पता है क्यूबिक सेल्स में कितनी यूनिट सेल होते हैं, सभी को मतलब पता है, तो एक ही यूनिट सेल होता है। प्रिमिटिव की बात आ गई तो प्रिमिटिव का मैंने बहुत चिक कर समझाया था वीडियोस में कि मिनिमम वॉल्यूम की बात होती है, प्रिमिटिव मतलब मिनिमम वॉल्यूम। अब कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स, जो कलर है स्टार्स का तो क्या इंडिकेट करता है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लेकर समझना चाहें तो हम कैंडल के बारे में भी, कैंडल की एग्जांपल लेकर भी समझ सकते हैं। तो जब कैंडल लिट करते हैं हम, ऐसे कैंडल जल रही है, तो ऐसे कैंडल, लेट अस सपोज ये कैंडल है, तो ये जो मतलब डिफरेंट कलर्स हमको दिखाई देते हैं, ऐसे एक कैंडल जला देते हैं जब हम, तो ये जो ऊपर वाला होता है नॉन ल्यूमिनस, देन ल्यूमिनस, और उसके बाद ये जो इनर ब्लैक कलर पे, ये मतलब ऑरेंज रेड कलर होता है, और ये होता है ब्लू। तो सबसे डार्केस्ट सबसे जो हॉटेस्ट होता है वो होता है ब्लू, और जो आउटरमोस्ट लेयर होती है दिखने में। सिमिलरली जो सबसे अंदर वाला जो यहाँ पे लेटेक्स मतलब पिघल रही होती है, मेल्ट हो चुकी होती है, वो मतलब इस सारे के कंपेयर में उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो जो कलर, मैं कलर वाइज अगर देखूँ, ऑरेंज, रेड, येलो, ये सारे एक रेंज बना देते हैं। तो ये किसको मतलब डिफाइन करते हैं, ये किसके बारे में बताते हैं कि टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे गर्म है, किस पे ज़्यादा गर्म है। तो आउटर मोस्ट सबसे हॉट होते हैं, अंदर आते आते वो थोड़ा उनका टेम्परेचर डाउन आ जाता है, जो जितना बाहर जाएंगे उतना ही हॉट होता जाता है। और कह लो कि ब्लू सबसे हॉट होता है, हॉटेस्ट कह सकते हैं इसको। ओके, तो फिर उन्होंने क्या बताया होगा कि जो कलर है स्टार का वो क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस, टेम्परेचर, साइज या फिर वेट। तो क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर फॉर श्योर पता है। अब कॉम्पटन शिफ्ट की बात आ गई। कॉम्पटन शिफ्ट जो हमने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रखी है, कॉम्पटन शिफ्ट, तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है जब जो स्कैटरिंग है, कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है जब, तो एक ऐसे आती है, ऐसे मतलब ऐसे, अगर कुछ मतलब डायग्राम्स वगैरह अच्छी ना बने तो समझ जाना कि इतना है ना। तो ऐसा आता है, ये थोड़ा सा दूर बना लेते हैं ऐसे करके। तो ये मतलब एक होती है अनमॉडिफाइड लाइन, एक अनमॉडिफाइड लाइन दिखती है हमें जो हमारे पास ऑलरेडी होती है, और जैसे एक अनमॉडिफाइड लाइन आती है,
और ये मतलब अगर जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाता है तो ये जो अनमॉडिफाइड लाइन है, ये पीक है, अनमॉडिफाइड पीक, ये दूर जाती जाती है। तो जो हमारी स्कैटरिंग है, जो मॉडिफाइड वेवलेंथ है वो कितनी होती है, h/m0c 1 माइनस जो हमारा cos फाई है। यहाँ पे cos फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है। तो ये जो स्कैटरिंग है, अगर इसमें जो ये मॉडिफाइड है, ये अनमॉडिफाइड, और उसमें जो नई चीज़ ऐड हुई है वो ही शिफ्ट है, इतनी शिफ्ट है हमारे पास। अगर मैं वही बात कर लूँ तो ये h/m0c 1 माइनस cos फाई। तो अगर हम अब ऑप्शंस में से देखें तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, या फिर एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पे। तो हम देखकर बता सकते हैं कि वो फाई पे डिपेंड कर रही है, जो क्या है, हमारा स्कैटरिंग एंगल है। तो इसमें जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। अब पेज मेरे को और लाना पड़ेगा, पता नहीं वीडियो का। चलो हम ऐसे कर लेते हैं। द पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर। अब ये तो बिना पेज के करने वाला सम आ गया, देख कर ही बताने वाला। तो मतलब सबसे पहले हमने अगर आपने वीडियोस देखी हैं पार्टिकल फिज़िक्स की, तो सबसे पहले मैंने करवाया था ग्रेविटेशनल आती है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद आती है न्यूक्लियर। ऐसा करके मैंने वो एक चार्ट सा था वो, ठीक है। तो इसमें वीक कहाँ गई, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और ये एक की होती हैं, और यहाँ पे आना वीक, ठीक है। तो इसमें जो हम ग्रेविटेशनल है ये होती है ग्रेविटॉन्स की वजह से, और वीक जो होती है ये होती है लैप्टॉन्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग जो होती है ये होती है हेड्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है ये होती है फोटॉन्स की वजह से। जो इंटरेक्शन पार्टिकल है वो क्या है, तो वो इसमें है फोटॉन। तो फोटॉन है तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटॉन्स आ गए, वीक में लेप्टॉन आ गए, स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर में आ गए हेड्रॉन। तो अब हमें पूछा था स्ट्रॉन्ग, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ गया हेड्रॉन। क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछे थे, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हमने कर लिए 20 क्वेश्चन, 10 + 10। तो ऐसे हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे इसी सीरीज़ में। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल icon as well to get the notifications whenever I upload a new video. So this is all for today. Thank you very much.